स्टार्ट आपका कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर क्या है। कुछ आपको बेसिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। आपको कुछ पता है कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, इशिका को पता होना चाहिए। इशिका, हिस्ट्री पॉल साइंस है आपके पास? सर हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, कुछ पता है कि इंडिया में ब्रिटिश से आने से पहले थोड़ा बहुत क्या हुआ था? कुछ आइडिया, कुछ आपको पता है क्या हुआ था? नहीं सर। कोई नहीं, आई विल टेल यू। थोड़ा मुगल्स वगैरह का होता था कुछ। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूँ, हमें ज्यादा जरूरत हो ना हो लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए। सिमोन, सिमोन बैठी है? यस सर। गुड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 15th सेंचुरी में इंडिया पे अरब्स का कंट्रोल था। ठीक है, अरब्स एंड पर्शियंस का कंट्रोल शुरू से रहा है इंडिया पे। जब आप बात करें मुगल एम्पायर या अरब्स या पर्शियंस की, तो अरब जो था बेसिकली 15th सेंचुरी में इंडिया में ट्रेड करने आते थे। और इंडिया में जैसे वो अपने कालीन बेचने आए या कुछ अपनी कोई ज्वेलरी बेचने आए, तो कुछ ना कुछ इंडिया से ट्रेड करते थे। और इंडिया के पास भी इंडिया के मसाले, इंडिया के कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, ठीक है, या इंडिया के हाथ के जो बनाई हुई चीजें आर्टिशंस बनाते थे, वो काफी वर्ल्ड फेमस थे। तो अरेबियंस ने क्या किया था, अरब्स ने इंडिया में ट्रेड करते करते इंडिया में धीरे धीरे अलग अलग एरियाज में अपना सेटअप डालना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो यहाँ पर इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब इंडिया जो था, इंडिया बेसिकली क्या करता था, अरब्स के साथ मिलकर ट्रेड तो करता था, प्लस यूरोप की कितनी कई ऐसी कंट्रीज थी जहां पर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडमेड गुड्स काफी सप्लाई होते थे। ठीक है, तो यूरोपियन के डिफरेंट डिफरेंट जो यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स थे, सी पोर्ट्स थे, तो उन सी पोर्ट्स पे इंडिया से जो हैंडीक्राफ्ट या इंडिया के जूट, सिल्क, कॉटन, ये सब और स्पाइसेस, ये इंडिया के वर्ल्ड फेमस रॉ मटेरियल थे। तो इनसे बनी हुई चीजें इंडिया जो है यूरोप में सप्लाई करता था। ठीक है, और यूरोप के पोर्ट पे इंडिया की शिप्स पहुंचती थी, वहां से माल अनलोड होता था और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में अलग अलग जगह जाता था, जिसमें से इंक्लूडिंग ब्रिटेन भी था। तो ब्रिटेन ने देखा, वॉच किया कि इंडिया जो है, ब्रिटेन ने वॉच किया कि इंडिया के गुड्स वर्ल्ड फेमस हैं और यूरोप कंट्रीज जो है काफी पैसा कमा रही है इनके गुड्स बेच बेच के। और अरब्स का जो है बहुत मेजर ट्रेड हो रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया वाज लाइक अ गोल्डन बर्ड। तो इंडिया में कंजम्पशन पावर अच्छी थी, प्लस इंडिया वाज अ ह्यूज कंट्री, तो इसीलिए अरब्स का इंडिया के साथ ट्रेड बहुत होता था। तो ब्रिटेन को लगा कि अगर हम किसी तरह से इंडिया में घुस जाएं और इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें, तो हमारा भी काफी मुनाफा, हमें भी काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो ब्रिटेन ने अपना टारगेट क्या रखा कि किसी तरह से रूट निकाला जाए। तो ब्रिटेन से इंडिया का कोई डायरेक्ट रूट नहीं था, तो इसीलिए रूट खोजते खोजते वो वास्को डिगामा डिस्कवर हो गया 1498 में। करते करते वो किसी तरह इंडिया पहुंच गए, ब्रिटेन। और इंडिया पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि मेजर कंट्रोल इंडिया का अरब्स के हाथ में था और पर्शियंस के हाथ में था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि अगर उन्हें ब्रिटेन को अगर इंडिया पे कब्जा करना है या इंडिया के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना है, तो उसे अरब्स और पर्शियंस को हटाना पड़ेगा। तो दे स्टार्टेड द वॉर्स, और धीरे धीरे करते करते उन्होंने अरब्स और पर्शियंस को इंडिया से बाहर कर दिया, राइट, फाइट्स कर करके। और उसके बाद क्या हुआ कि जब, तभी आपको अगर याद हो, 1757 में 1757 में बैटल ऑफ, इंपॉर्टेंट डेट है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासे हुई थी। और ये बैटल बैटल ऑफ प्लासे किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स और किसके बीच में हुई थी, कोई बताएगा? सिराजुद्दौला। ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दीन उल्ला के बीच में हुई थी, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में। ठीक है, तो 1757 वाज द वेरी इंपॉर्टेंट डेट विच वाज द मेजर बैटल ऑफ प्लासे फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दीन उल्ला। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ये वॉर जीत भी गए थे, और 1757 के बाद उनका कंट्रोल वेस्ट बंगाल पे आ गया था। ठीक है, फिर 1763 में ब्रिटिशर्स ने देखा कि यूरोप, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, इनका भी काफी ज्यादा धीरे धीरे कंट्रोल था इंडिया पे, क्योंकि इंडिया को पहले डिस्कवर कर चुके थे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने 1763 में फ्रेंच, डच, पोर्तुगल, इनको भी साफ किया
और तब जाके 1765 में इन्होंने वेस्ट बंगाल कलकत्ता में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की। ठीक है, तो जितने भी इनका कंट्रोल था धीरे धीरे करते करते 1765 तक इनका कंट्रोल इंडिया पे आ चुका था। राइट, इंडिया में क्या था, एक और प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिशर्स का जो था ना, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल तो आ गया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में सेटल कर दी। अब 18 सेंचुरी में, 17 से और 18 सेंचुरी के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। कब? ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था 18 सेंचुरी के बिगनिंग में। तो ब्रिटेन को लगा कि, ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन के पास जितनी एग्रीकल्चर लैंड थी, तो ब्रिटेन के पास जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। किसमें कर दिया था? इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अगर आप, ब्रिटेन के पास एग्रीकल्चर लैंड बची नहीं और उन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इंडस्ट्रीज में, तो ब्रिटेन को इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के बाद अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था। ठीक है, और उन्होंने देखा कि ब्रिटेन की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, मशीन मेड गुड्स बनाने वाली, उसके लिए रॉ मटेरियल की इन्होंने देखा कि इंडिया के पास, इंडिया हैड अ मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। और क्या क्या रॉ मटेरियल थे इंडिया के पास? कौन बताएगा? कौन बताएगा इंडिया के पास क्या क्या रॉ मटेरियल थे? आरुषि? कॉटन सर से, कॉटन, और सिल्क, 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 और जूट, और कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो तो उन्होंने कहा था ना कि इंडिगो तो उन्होंने फिर प्रोड्यूस किया था बाद में प्रोड्यूस किया था। वही कह रही हूँ, बाद में किया। अदरवाइज कॉटन, सिल्क, जूट और व्हीट, राइस, ये सब स्पाइसेस वगैरह, ये सारी चीजें जो थी, सर पता नहीं 5th क्लास की बुक खोलनी पड़ेगी। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतने की हमें जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ब्रिटेन को अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करना था। ठीक है, ये एक सेकंड, कौन बीच में से एग्जिट गायब हो गया है? आ गया लौट के। तो इंडिया को, अब ब्रिटेन को अपनी इंडस्ट्रीज को फीड करने के लिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए था। और ये रॉ मटेरियल उसे कहाँ से मिलता? इंडिया से। तो इंडिया से रॉ मटेरियल लेने के लिए ब्रिटेन का इंडिया पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी था। तो तब जाके ब्रिटेन ने क्या किया, 1757 की बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद, अरब्स और पर्शियंस को निकालने के बाद, क्योंकि सिराजुद्दीन उल्ला जो था उस समय, उसने मना कर दिया था कि हम ब्रिटेन को कुछ भी फीड नहीं करेंगे। और ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया का कंट्रोल उनके हाथ में रहे, तो इसीलिए उसने फाइट करके इनको खत्म करके 65 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 67 63 में बाकी, उससे पहले डच, पोर्तुगीज, इन सबको साफ करके फिर जाके उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट 200 इयर्स इंडिया पे अपना कंट्रोल रखा। और 1947 में जाके इंडिया को आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर से। तो ये जो 1757 से उससे पहले घुस गए थे और 1947 तक उन्होंने, आप मुझे बता सकते हो कि ये जो 200 साल ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे जो रूल किया, तो उसने कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लॉइट किया इंडिया की? क्या क्या चीजों को एक्सप्लॉइट किया? सर लैंड और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज और फॉरेन ट्रेड। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और फॉरेन ट्रेड, ये तीन ऐसे मेन, क्या कहते हैं, मेन जो सेक्टर्स थे जिसे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है, दीज वर द थ्री मेन सेक्टर्स जिन्हें ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था इंडिया में रह के। क्योंकि उनकी खुद की जितनी भी ब्रिटेन में एग्रीकल्चर लैंड थी, उन्होंने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया था? इंडस्ट्रीज में। तो उनको फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी चाहिए थे। इंडस्ट्रीज में इंडिया वाज वर्ल्ड फेमस। इंडिया वर्ल्ड फेमस किसके लिए था इंडस्ट्रीज में? हैंडीक्राफ्ट्स, दैट मीन्स हैंडमेड गुड्स। तो इंडिया वाज वर्ल्ड फेमस फॉर द हैंडमेड गुड्स, दैट इज हैंडीक्राफ्ट। तो इंडिया
के पास जितना भी हैंडमेड गुड्स या हैंडीक्राफ्ट बनते थे वो वर्ल्ड फेमस थे। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल आए, एक्सप्लॉइट किया जाए और अपनी इंडस्ट्रीज को चलाया जाए, क्योंकि अगर ब्रिटेन की इंडस्ट्री नहीं चमकेगी तो उनका इंडिया में अपना एक बेस नहीं बन पाएगा, इंडस्ट्रियल बेस। और फॉरेन ट्रेड को भी कैसे एक्सप्लॉइट किया ये हम एक एक करके अभी देखेंगे। तो ये अभी हमने देखा ब्रीफिंग कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 200 साल रूल किया, कैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर को बर्बाद करेगा वो पढ़ेंगे, और कैसे वो इंडिया में घुसा। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन बताना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए इंडिया में। अब आप मुझे बताओगे कि ब्रिटिशर्स का सबसे मेन मोटिव क्या था इंडिया में आने का? व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स कमिंग टू इंडिया? अपना इकोनॉमी, उनका जो खुद की इकोनॉमी थी उसको इंक्रीज करना और और इंडिया के इकोनॉमी को कम करना। टू कन्वर्ट इंडिया इनटू exporter of raw material and importer of finished goods of Britain। इसका मतलब कोई समझाएगा? इस लाइन का मतलब कोई इस लाइन का मतलब समझाएगा मुझे? सर मतलब ब्रिटेन में इंडिया का रॉ मटेरियल ज्यादा था और बिल्कुल वहाँ पे इंडस्ट्रीज में सब जो बनता था वो इंडिया में इंपोर्ट होता था। बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव था ब्रिटेन का कि इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल बनता है, चाहे वो कॉटन है, जूट है, सिल्क है, जो भी मतलब इंडिया रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती थी, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल वो चाहता था ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जाए और ब्रिटेन उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए और उसे इंडिया भेजे। यानी वो इंडिया को ब्रिटेन की फिनिश गुड्स की मार्केट बनाना चाहता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स वांटेड कि इंडिया शुड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल इंस्टेड ऑफ फाइनल गुड्स। इंडिया के गुड्स वर्ल्ड फेमस थे, इंडिया के हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड फेमस थे। ठीक है, और ब्रिटेन अगर उन्हें नहीं रोकता तो इंडिया एक वर्ल्ड फेमस कंट्री बन जाती जहां पर इंडिया का ट्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड में हो भी रहा था और वो बन चल भी रहा था, तो ब्रिटेन की मार्केट डेवलप नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए ब्रिटेन चाहता था कि इंडिया का जो भी गुड्स हैं, रॉ मटेरियल, वो ब्रिटेन में जाए, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाए फिनिश गुड्स में, और वो घूम के तैयार माल इंडिया में बिकने के लिए आए। तो इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और इंडिया को फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाना चाहता था ब्रिटेन उस टाइम पीरियड में जब तक वो इंडिया में रहा। क्लियर है आपको यहां तक? यस सर। अर्श, हार्दिक, इशिका, क्लियर है यहां तक? सिमोन, जसकीरत, यस सर। ओके। पीयूष, हार्दिक, क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, अब ये तो हो गया कि जो हमने थोड़ी सी ब्रीफिंग ली ब्रिटिशर्स के आने से पहले की। अब ये जो आपका चैप्टर हम शुरू करने लगे हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिया में इंडिपेंडेंस मिलने से पहले या तब तक किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया और किस तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया और इंडिया के हालात क्या थे उस समय, वो अब पढ़ेंगे हम। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द अदर स्क्रीन विद यू, द पीडीएफ स्क्रीन, जहां से हम इसको टॉपिक वाइज उठाते जाएंगे और मेरी बुक से यही पीडीएफ को आपने इसी तरीके से लर्न करते चलना है। ओके, तो ये आपके सामने है पीडीएफ फाइल। ठीक है, जिसमें अब हम करेंगे कि चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 से पहले की बात कर रहे हैं ये समय। अब व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड इकोनॉमी? ये जनरल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? बैकवर्ड इकोनॉमी विच इज करेक्टराइज्ड बाय सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। ये आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले या बैकवर्ड इकोनॉमी से कोई भी हो, अभी हम इंडिया की बात करते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी का स्टेट क्या होता है? जिस कंट्री में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम होती है,
लोग की स्टैंडर्ड लिविंग बहुत पुअर होती है, प्लस वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब हमेशा गरीबी में रहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस? इस लाइन का मतलब क्या है? सबसिस्टेंस क्या होता है? सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस? देयर इज अ टर्म कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये 1 मार्कर में पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है व्हेन द फार्मिंग इज डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन पर्पस। आपने कई बार देखा होगा, कि आप अगर छुक छुक रेलगाड़ी में जाएं तो आप देखते होंगे जब किसी रेलगाड़ी में जा रहे हैं तो आपको लेफ्ट और राइट में खेत दिखाई देते हैं बड़े बड़े, और अगर आप खेत में देखें तो एक कहीं ना कहीं कमरा बना होता है, और वहां पर एक दो बंदे आपको देखोगे कि वहीं खेती कर रहे होते हैं, वहीं एक आधा बकरी बांध रखी होती है, वहीं थोड़ी सी खेती की, और जो खेती करके, जो भी कल्टीवेशन करके, जो भी उगाया, फसल जो भी उगाई, वो अपनी कंजम्पशन में यूज कर लिया। तो बैकवर्ड इकोनॉमी का जो हालात का मतलब है कि जो भी आप फार्मिंग कर रहे हो वो फार्मिंग आप अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हो, कि ठीक है मेरे पास थोड़ी सी लैंड है, मेरे पास छोटी सी लैंड है, इसमें मैंने एक हिस्से में राइस उगा लिया, ठीक है, और एक हिस्से में मैंने राइस उगा लिया, और दूसरे हिस्से में मैंने क्या किया, इधर राइस उगा लिया, और इस हिस्से में मैंने आपका वो क्या कहते हैं, क्या प्रोड्यूस कर लिया, तो इधर राइस वगैरह उगा लिया, और इधर मान लो मैंने कोई सीरियल दालें वगैरह प्रोड्यूस कर ली, या कुछ एरिया में कुछ सब्जियां उगा ली। ऐसे करते करते मैंने लैंड को यूज किया, और जितना मुझे जरूरत है उतना मैंने प्रोडक्शन कर ली उसकी, और वो जितना मेरे को खाना है उतना मैंने प्रोडक्शन करके उसको यूज कर लिया। दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या सबसिस्टेंस फार्मिंग। और एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग या कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है? सर जो मार्केट यूज के लिए फार्मिंग करते हैं। बिल्कुल, जो फार्मिंग हम मार्केट यूज के लिए करते हैं दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग, कि आपने जो प्रोड्यूस किया उसे मार्केट में बेच के आ गए, ठीक है, और उससे जो पैसा मिला उसको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में यूज कर रहे हो। लेकिन बैकवर्ड इकोनॉमी में जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर थी तो उस समय सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस चल रहा था, और क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज वेरी लो, और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी जो था उस समय का हालात थे, ठीक है। व्हाट इज डेवलपिंग इकोनॉमी? डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें पर पर्सन की लेवल ऑफ इनकम इज राइजिंग, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो गया हो, यानी आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही अब डिपेंड नहीं करेंगे, अब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो, कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, कुछ फार्मिंग के अलावा हटके आप नॉन फार्मिंग एरियाज में आ रहे हो, जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है जहाँ धीरे धीरे पर कैपिटल लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज करती है, ठीक है। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर लंबे टाइम पीरियड के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो जाए, कि जैसे मान लो अभी जीडीपी मान लो हमारी चेंज होती रहती है, कभी 3%, कभी 5%, कभी 7%, लेकिन अगर लंबे टाइम पीरियड तक मान लो आज अगर 3% चल रही है सपोज, और आज से 3-2 साल बाद भी वो 3 या 4% के आसपास घूम रही है, तो दैट मीन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो गई है लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड आपका स्टैग्नेंट, रुक गई है इकोनॉमी। तो ये जनरल टर्म्स है जो मैंने आपको बताई, बैकवर्ड, डेवलपिंग और स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब इसके बाद आता है आपका ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल की बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल का ओरिजिन कब हुआ था। तो ब्रिटिश रूल का ओरिजिन हुआ था बैटल ऑफ प्लासे के साथ, जब 1757 में वॉर जीत के ब्रिटेन का रूल आ गया था उनके हाथ में इंडिया का, तो उन्होंने अपने कॉलोनियल सिस्टम कॉलोनीज बना ली थी, और उसके बाद 65 में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी कैलकाटा में, ठीक है। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया? मेन पर्पस ब्रिटिशर्स का था कि इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बनाना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। फीडर का मतलब क्या है? फीडर का मतलब है जो भी रॉ मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस होगा उसे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा, ठीक है, फॉर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बनाने के लिए। तो इंडिया बिकेम द फीडर, फीड करना, इंडिया बिकेम द फीडर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, कि रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन में,
और वहां पर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड में। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने इंडिया की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे या ह्यूमन रिसोर्सेज थे सबको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, और आफ्टर 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, ये आप सबको पता है। ठीक है, फिर आगे कहता है इसके बाद, अब ये आपको थोड़ा सा लाइन पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो आपको पेपर में क्वेश्चन घूम के आएंगे केस स्टडी की फॉर्म में और कौन सी लाइन वो उठाएगा मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करके चलूंगा। Economic policies followed by the colonial government, that is British government India, were concerned more with the protection and promotion of their economic interest rather than the development of Indian economy. This is the important line कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटेन लाया था इंडिया में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपने ब्रिटेन की जो अपने खुद के जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट थे उनको प्रमोट करने के लिए और अपनी ब्रिटिश कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई थी वो अपनी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए बनाई थी रादर देन इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए दे ट्रांसफॉर्म्ड और दे ट्रांसफर्ड इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ विच वर प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स का क्या बना दिया था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, और इंडियन मार्केट को ब्रिटेन गुड्स की मार्केट बना दिया था। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नो सर। ऑल क्लियर? अर्श, जसकीरत, इशिका, सिमोन, पीयूष? यस सर। ऑल क्लियर यहाँ तक? नाउ अब सबसे पहला आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर का, अब एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहला जो सेक्टर था जिसे एक्सप्लॉइट किया था दैट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता है कि इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज गांव में रहती है। ठीक है, दे मोस्टली लिव इन विलेजेस, दैट इज ऑलमोस्ट 85%। ठीक है, और उनका मेन सोर्स ऑफ जो अर्निंग है, जो लिविंग है, दैट इज एग्रीकल्चर। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करते थे वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते थे, यानी लैंड उनके पास अगर ज्यादा भी होती थी तो वो थोड़ी सी लैंड में उतना ही प्रोडक्शन करते थे जिससे उनकी खुद की लिविंग चल सके। राइट, तो इसीलिए मेजर पॉपुलेशन जो थी वो इंडिया की विलेजेस में थी। ठीक है, और उसमें से भी जो भी वो प्रोडक्शन करते थे वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर का हालात क्या थे इंडिपेंडेंस से पहले। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो सबसे पहला, ये तो हमें पता है कि बैकवर्डनेस पे थी इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ना, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या है? जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था, यानी एक लैंड पे जो आउटपुट प्रोड्यूस होनी चाहिए थी वो बहुत कम होती थी। मतलब जैसे सपोज इतनी बड़ी लैंड है, इस पे अगर मान लो हम अगर मान लो 100 क्विंटल्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सिर्फ 10 या 20 क्विंटल्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे, उतनी ही प्रोड्यूस हो रही थी जितना कि हमारा घर चल जाए। तो प्रोडक्टिविटी, जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो थी दैट वाज वेरी लो। वो क्यों लो थी? क्योंकि फार्मर्स जो थे इंडियंस, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कि हमारा घर चल जाए, हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। तो लो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइड लो लेवल ऑफ आउटपुट डिस्पाइट द लार्जर एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के लिए एरिया बहुत ज्यादा था लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत थोड़ी होती थी। ठीक है, दैट शोड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेवल वाज लो डिस्पाइट ऑफ हैविंग लार्जर एरिया फॉर द कल्टीवेशन। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी मतलब डिपेंडेंस। कोई मुझे बताएगा किस चीज पे डिपेंडेंसी? सिमोन बताएगी। सिमोन, डिपेंडेंस किस पे थी? सर एक मिनट, पैराग्राफ रेनफॉल ही लिखा हुआ है। हाँ, तो मेन आपको ही पता है कि जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने कोई भी इंडिया की वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स चाहते थे जो इंडिया है वो हमेशा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक्सप्लॉइट रहे, दबा रहे,
ताकि उनको ज्यादा बढ़ने का मौका ना मिले। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर, जो इंडियन फार्मर्स थे या जो इंडिया के जो एग्रीकल्चर का हालात थे, दैट वाज वेरी वनरेबल, दैट वाज वेरी डिपेंडेबल। और किस पे डिपेंड करते थे? रेनफॉल पे। अगर अच्छी बरसात होगी तो अच्छी प्रोडक्शन होगी, अच्छी फसल होगी, और अगर अगर बरसात कम होगी, पुअर रेनफॉल होगी, तो पुअर आउटपुट निकल के आएगी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी कभी कोई एफर्ट्स ऐसे बनाए नहीं कि उनको ट्यूबवेल्स दे दी जाए या उनको बेटर मीन्स ऑफ इरिगेशन दे दी जाए, कुछ कुएं खुदवा दें या ट्यूबवेल्स लगवा दें ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को अच्छी मतलब फसल के लिए पानी अच्छा मिले। क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इंडियन फार्मर्स अपने लैंड पे अपना कब्जा रखें। वो चाहते थे किसी तरह से इंडियंस जो फार्मर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के स्लेव बन जाएं। तो उसके लिए उन्होंने कभी भी इंडियन फार्मर्स की डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है, इसीलिए अगर आपने मूवी लगान देखी हो, लगान में वो क्रिकेट मैच खेले थे, मुझे पता नहीं कि असली में भी क्रिकेट मैच हुआ था नहीं हुआ था, बट अगर आप लगान मूवी में देखें तो उसमें 2-3 साल तक अच्छी बरसात नहीं होने की वजह से लगान बढ़ता चला जा रहा था। तब आमिर खान ने बोला उनको, ब्रिटिशर्स को, कि हम इतना लगान नहीं दे पाएंगे, आप हमारा लगान माफ कर दो। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि ठीक है, आप क्रिकेट मैच खेलो, अगर आप हमसे जीत गए तो हम आपके अगले 2 सालों के लगान भी माफ कर देंगे। लगान यानी टैक्स रेवेन्यूज जो आप पे लगते हैं वो माफ कर देंगे। तो फिर वो खेले, बल्लेबाजी हुई, जो भी हुआ, वो जीत गए, फलाना ढिकाना जैसा भी हुआ। तो कहने का मतलब है कि फार्मर्स वर ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल टू फीड देयर आपकी क्रॉप्स या टू फीड द कल्टीवेशन पार्ट। थर्ड स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, दैट वाज a wedge between owners of the soil and tillers of the soil. wedge मतलब डिफरेंस, ओनर्स जो लैंड के ओनर्स थे और टिलर्स जो फार्मर्स थे, उन लैंड्स पे काम करते थे। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो फार्मर्स थे जिनकी अपनी खुद की लैंड होती थी, जैसे कई फार्मर्स थे जिनकी खुद की लैंड है, वो हमेशा गरीबी में रहते थे और उन्होंने कर्जे में रहते थे और उन्होंने उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार या लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, तो उनके पास कोई लैंड की कमी नहीं होती थी। और जो फार्मर्स होते थे, फार्मर्स के पास बहुत टुकड़े में छोटी छोटी लैंड होती थी, उस लैंड पे वो फार्मिंग करते थे। अब होता क्या था, खुद सोचो कि आपने पढ़ा होगा पहले टाइम में, आपने कई मूवीज भी देखी हैं कि एक फार्मर के पास छोटी सी लैंड है। कई आपने मूवीज भी आती हैं, अमिताभ बच्चन की कई मूवीज थी या मदर इंडिया थी या बहुत सारी मूवीज थी, उसमें आपने देखा कि ज्यादातर अमरीश पुरी विलेन होते थे उस मूवी में। ठीक है, और मतलब मेरे को जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ मुझे अमरीश पुरी जी याद आ जाते हैं। ठीक है, कि उनके वो घर में कोई नाच गाना चल रहा है, एक गांव के बंदे बाहर खड़े हुए हैं, मालिक आज बरसात अच्छी नहीं हुई है, इस साल हमारी सारी फसल खराब हो गई, अब हमें घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, खाने को नहीं है। तो विलेन जो जमींदार होता है बाहर आता है, कहता है कि घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अनाज दूंगा, मैं तुम्हें घर चलाने के लिए फीड करूंगा, मैं तुम्हारे क्रॉप्स तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? तो फार्मर्स क्या करते थे, अब बेचारों के पास होती तो अपनी लैंड ही थी, तो वो एक खाली पेज पे अंगूठा लगा के आ जाते थे, क्योंकि देवर इलिटरेट, गरीब थे, अनपढ़ थे, तो वो अपनी खाली पेज पे अंगूठा लगाते थे। या फिर जमींदार कहते थे कि ठीक है, तू तेरे पास देने के लिए क्या है? तो फार्मर्स कहते थे हमारे पास तो हमारी जमीन है देने के लिए। लड़ाई झगड़े भी होते थे, कई पढ़े लिखे लोग मानते भी नहीं थे, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे। नहीं तो फार्मर्स कहते थे कि हम भूखे मर जाएंगे, उससे बेटर है कि ठीक है, अपनी वो लैंड को गिरवी रखवा देते थे, मॉर्गेज कर देते थे जमींदारों के पास। और जमींदार क्या करते थे, उनकी लैंड पे उनसे अंगूठा लगवा लेते थे कि अगर आप हमारा पैसा वापस नहीं चुका पाए फ्यूचर में तो ये जमीन हमारी हो जाएगी, और इस जमीन पे आपने अंगूठा लगा दिया, जमीन हमारे पास है, अब अगर इस जमीन पे आप काम करोगे तो आप हमें उस पे लगान या टैक्स दोगे। ठीक है, तो जो जमींदार या लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने आप को किस में एंगेज करते थे? कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन मतलब वो तो लग्जरी लाइफ में रहते थे, खुद तो कोई काम करते नहीं थे, गाना वाना सुन लेना, शराब पी लेना, ऐश वैश कर ली, ये सब में इन्वॉल्व रहते थे। और वो फार्मर्स को अपने यहाँ काम करवाते थे, फार्मर्स को काम करवाने के बदले में उन्हें अनाज देते थे। ठीक है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया था फार्मर्स जो अपनी जमीन के जो मालिक थे फार्मर्स, और जो ओनर्स थे जमीन के। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक
डिफरेंस क्रिएट हो गया किसके बीच में, एक फार्मर्स और एक ओनर के बीच में। द टिलर्स ऑफ द सॉइल व्यूड एग्रीकल्चर मेयरली एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस while the owners of the soil viewed it as a hereditary source of income without investment। तो जो फार्मर्स थे, फार्मर्स ने तो एग्रीकल्चर को इस तरीके से देखा कि ठीक है, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अनाज प्रोड्यूस करेंगे और थोड़ा बहुत हमें मिल जाएगा, हमारा घर चल जाएगा, हमारा काम खत्म, हमें उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे, उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम थी कि ठीक है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, फार्मर से काम करवाएंगे और वो जो फसल देंगे उसे हम बैठ के खाएंगे, या फार्मर्स हमें जो लगान रेंट पे करेंगे वो हमारी लाइफ है। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया फार्मर्स और जमींदारों के बीच में। सो द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल एज द स्टैग्नेशन वर द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? आरुषि, अर्श, इशिका, नो जसकीरा, सर। सिमोन, पीयूष, No. सजन? No, sir. ठीक है, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस के पहले जो इंडियन की जो फार्म लैंड थी, दे वर फ्रेगमेंटेड एंड स्कैटर्ड इन पीसेस। अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो सरप्लस। इसका मतलब क्या है? कौन समझाएगा इस पॉइंट का मतलब? सर मतलब सब सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे तो लैंड बहुत छोटी होती थी सबकी, तो इसलिए उसमें लो सरप्लस आता था। फ्रेगमेंटेड एंड स्कैटर्ड पीसेस, फार्मर्स के पास जैसे मान लो एक ये पूरा एरिया है जिसमें से हर फार्मर के पास मान लो छोटी छोटी लैंड है, किसी की यहाँ पर है, किसी की यहाँ पे है, किसी की यहाँ पे है, या किसी की मान लो यहाँ पे है, किसी की यहाँ पे है, छोटी छोटी लैंड और फ्रेगमेंटेड और स्कैटर्ड, दूर दूर। तो या तो ना कि साथ साथ हो तो ठीक है भैया, एक कलेक्टिवली काम कर लिया। जब बाद में हम पढ़ेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स आए थे तो कैसे कलेक्टिवली हमने कल्टीवेशन की, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूर दूर है लैंड, सबकी दूर दूर लैंड है, अपने अपने तरीके दूर दूर तरीके से काम करेंगे, ठीक है। और छोटी छोटी लैंड पे काम करेंगे तो जो सरप्लस यानी जो प्रोडक्शन होगा, जो यील्ड, जो प्रोडक्शन होगी, उस जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो अनइकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे है कि जब छोटी छोटी सी लैंड पे थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन करोगे तो कुछ ज्यादा आप उसमें से जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेड थी, बटी हुई थी दूर दूर, और अनइकोनॉमिक थी, उससे हम कुछ यील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे उतनी ज्यादा। तो ये हमारे हालात थे इंडियन एग्रीकल्चर के उस टाइम पे। कब? जब ब्रिटिशर्स थे, और उससे पहले मतलब 57 और 1947 के बीच में ये हालात थे इंडियन की एग्रीकल्चर के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो ये आपका प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हम इसको क्या कहते हैं, पूरा 1 घंटा तो अगर आपको ये बग पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा आप भी पागल हो जाओगे। तो 45 मिनट्स 50 मिनट्स भी अगर हम कंटिन्यूसली इसको पढ़ लें तब भी दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, लेकिन आप मुझे बताओगे, वर्बल थोड़ी सी 2 मिनट की डिस्कशन कर लेते हैं, जमींदारी सिस्टम क्या था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम या जमींदारी सिस्टम या टेन्योर सिस्टम क्या था? कोई मुझे बताएगा? आपने पढ़ा होगा जमींदारी सिस्टम, कोई रोशनी डालेगा इस पे कि व्हाट वाज जमींदारी सिस्टम? सर मतलब जो फार्मर्स जिस पे लैंड कल्टीवेट करते थे वो जमींदार की होती थी, और जमींदार उनसे रेंट लेते थे जो वो लैंड कल्टीवेट करते थे। और अगर ओके, वो रेंट टाइम पे ना दे पाए तो फिर वो लैंड उनसे छीन लिया जाएगा। सी लैंड टेन्योर सिस्टम या जमींदारी सिस्टम में आपका बेसिकली क्या था, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप किसके बीच में था? ब्रिटिशर्स, जमींदार और फार्मर्स के बीच में, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, या जो लैंड है जिस पे फार्मर्स काम कर रहे हैं या जमींदार काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये लोग ऐसे खुशहाल रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू जनरेट करना था इंडियन लैंड से। तो उसने ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को बोला कि आप ना अपने ये जो लैंड है इस पे आप हमें
सपोज एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर दिया कि 100 रुपीज आप हमें हर महीने पे करोगे एज ए टैक्स, आप जिस आपकी जो लैंड है उस पे। ब्रिटिशर्स ने बोला उनको कि मैं आपको 100 रुपीज लैंड का दूंगा, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपको लैंड के ऊपर टैक्स हमें देना पड़ेगा वरना हम आपकी लैंड पे कब्जा कर लेंगे। और ये भी साथ में बोल दिया कि आप अपनी जेब से क्यों पे करते हो, जो फार्मर्स आपकी लैंड पे काम कर रहे हैं आप फार्मर से लगान वसूल करो, उनसे टैक्स लो, रेंट लो, उनसे रेंट लो अपनी लैंड पे काम करने का, ठीक है, और वो रेंट से आप हमें जमा कराओ। और ये बोल दिया कि आप जितना मर्जी चाहे आप फार्मर से लगान वसूल करो, रेंट वसूल करो, लेकिन हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट दे दो। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो जमींदार थे, जमींदार का काम होता था फार्मर से, जमींदार का काम होता था फार्मर से रेंट लेना और उठा के ब्रिटिशर्स को देना। तो अब इसमें जमींदारों ने क्या किया, जमींदारों ने इसमें भी प्रॉफिट कमाया। ब्रिटिशर्स को तो वो 100 रुपीज देते थे सपोज, और फार्मर से मान लो 200 रुपीज लेते थे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि फार्मर से वो मुंह मांगा रेंट लेते थे और ब्रिटिशर्स को फिक्स अमाउंट देते थे, तो बीच में जो प्रॉफिट होता था वो जमींदार खा जाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को अपॉइंट किया था कि वो फार्मर्स या टेलर से रेंट वसूल करेंगे, कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स को देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, एक बड़ा टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो गया, फार्मर्स भी जो थे बिल्कुल अपसेट हो गए, और उसके बाद उन्होंने ये बिलीव कर लिया कि हमें तो ऐसे ही चलना है। तो इससे जमींदारों ने बहुत फायदा उठाया, ब्रिटिशर से भी फायदा उठाया कि उनको फिक्स अमाउंट दिया, और फार्मर से भी फायदा उठाया, उनसे ज्यादा रेंट लेके खुद कमा के खा के बैठ गए। दैट वाज द एंटायर लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम या आपका टेन्योर सिस्टम या जमींदारी सिस्टम, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आरुषि, अर्श, No, sir. नो सर। ठीक है। तो इसके बाद ये जो दो पॉइंट्स हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में ना इसी को यहाँ से थोड़ा सा शुरू करेंगे हम, कि रीजंस फॉर, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके बाद आगे चलते चलते इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पकड़ेंगे, ठीक है। अब ऑनेस्टली आप बताएंगे मुझे, अभी जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, अब ये चीज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं लेके जा सकता पीडीएफ फाइल में, मैं आपको पॉइंट्स वैसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कंटेंट सामने चल रहा हो तो आप साथ साथ समझते भी जाओ, और कंटेंट में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मार्क करते चलो। उससे क्या होगा कि आपकी आईडी ना साथ साथ रिवाइज होती चली जाएगी, याद होती चली जाएगी। इज दिस द फाइन वे ऑफ डूइंग द आईडी? आपको लगता है कि दिस इज द फाइन वे ऑफ डूइंग आईडी? सर ठीक है ऐसे। आरुषि, अर्श, इशिका, सर ठीक है। ठीक है। जसकीरत, पीयूष, सजन, दिस इज अ ओके गुड वे ऑफ डूइंग आईडी? Yes, sir. ठीक है। Yes, बस sir. आपको क्या करना है, आपको जब भी आईडी का चैप्टर होगा, क्योंकि आईडी के लिए हमें चाहिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें व्हाइट बोर्ड चाहिए, आप जब भी आईडी करेंगे, बुक आपके पास, मेरी वाली बुक आपके पास है, बुक आप अपने सामने रखें, अपने वर्किंग नोट साथ साथ बनाते चलें ताकि की पॉइंट्स आपको पता हो, और मैं आपको साथ साथ यहाँ मार्क करवाता चलूंगा कि कौन कौन से की पॉइंट्स केस स्टडी के लिए बनेंगे आईडी में से, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। तो ये मैंने आज की क्लास रिकॉर्ड कर ली है।